अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहर नशरियात अनवार रमज़ान में आपका मेज़बान ज़ैद अख्तर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 28वीं सहरी का आगाज़ अपने चाहने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने हल्के अहबाब में, अपने मेहमानों के साथ कर रहे होंगे और अशरे जहन्नुम से निजात का अशरा हमसे ये भी रुखसत हो जाएगा और हम अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा ईद की तरफ बढ़ेंगे, जो कि अल्लाह ताला इन इबादतों के बाद, इन नेकियों के बाद हमें मोहब्बत से अता फरमाते हैं और इंशाअल्लाह उसमें भी हम बड़ी खूबसूरत अंदाज में अपनी ईदों को सेलिब्रेट करेंगे। नाज़रीन, बताना चाहता हूँ कि आजकल का माशरा किन चीज़ों में मुब्तला है। अगर बात की जाए, इस वक्त आम तौर पर हम मुस्लिम मुआशरे की खूबसूरत सूरत हाल में वो किसी से पोशीदा नहीं है। सबसे अहम इबादत नमाज से गफलत आम है। नशाबाजी, जुआ, सट्टा और तरह तरह की मखरिब अखलाक और तबाकुन इबादतों में मुआशरे का बड़ा तबका मुब्तला है। शादियां करना बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सबब बन चुकी हैं और अगर बात की जाए जहेज की नीड्स और दीगर तरह तरह की मुश्किलात, लायानी रसूम की पाबंदियों की वजह से कितने घर तबाह भी हो रहे हैं। नाजरीन, हमें इन तबाहकारियों से बचना है। घरों में एक दूसरे के हुकूक की अदायगी में कोताही हो रही है। ये और इस जैसी मुतअद्दिद अमली और इखलाकी खराबियों में भी माशरा तबाह हो रहा है। अल्लाह ताला से हमें सुरखरू होना चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको बुरी चीज़ों से निजात अता फरमाए और बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। ये रमज़ान मुबारक का महीना और इसमें आखिरी पहर में हम दाखिल हैं, तो इसमें कोशिश करनी है अल्लाह ताला से। इसमें शब कदर भी हमें तोहफे में दी गई हैं और शब कदर के बारे में कहा जाता है कि एक रात हजारों रातों से बेहतर है। तो इन शब कदर की हमें कदर करनी है और अल्लाह ताला से तौबा तलब करनी है, माफ़ी मांगनी है और सुन्नत रसूल पर चलने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला। इस चीज़ की भी हमें अल्लाह ताला से तलब करनी है। अल्लाह ताला इस खूबसूरत सहर नशरियात के सदक़े में, जहाँ पे ज़िक्र रसूल होता है, जहाँ पे इल्मी गुफ्तगू होती है, जहाँ पे दीन की ख़ास बात होती है, इस नशरियात के सिलसिले सदक़े में अल्लाह ताला हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पे चलने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, हर खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ अल्लाह ताला की हम्द व सना नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हुआ करता है और उसके साथ हमारे साथ मौजूद होते हैं मुल्क के मायानाज़ आलिम दीन और उनसे हम बहुत सारी इल्मी हवाले से गुफ्तगू भी करते हैं और ख़ास आपके पूछे हुए सवालात के वो जवाबात भी देते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद होती हैं, जिसमें शोबिस पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं, जिसमें कारोबारी शख्सियात भी होती हैं, जिसमें समाजी शख्सियात भी होती हैं, जिसमें ख़ास तौर पे पॉलिटिशियंस भी हमारे साथ होते हैं। मज़े मज़े के सहर पकवान बनते हैं, उसके साथ कवाली सेगमेंट भी आप हमारे यहाँ मुलाहिज़ा करते हैं। कंपटीशन सेगमेंट भी होता है, बड़े नन्हे बड़े सब बच्चे यहाँ पे अपनी काविशें पेश करते हैं नात कंपटीशन में, उसको भी आप मुलाहिज़ा करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हर खूबसूरत सहर नशरियात को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं जो हैं हमारे ब्रांड्स। हमारे साथ किन ब्रांड्स का साथ है मैं बताना चाहता हूँ। ग्रो सिक्योरिटी हमारे साथ ब्रांड पार्टनर हैं, यूसी यूनाइटेड कैटरिंग्स हमारे साथ ब्रांड पार्टनर हैं, गिफ्टेबल्स, कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर, अल्ताफ ताई बिल्डर्स एंड डेवलपर, ड्रीम्स ट्रेवल एंड टूर्स, गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज, कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर, आरिफ हबीब कमोडिटीज, अली नोबल ग्रुप, मरकरी, उजैर शाहिद ब्राइडल्स, एचएन वेलनेस, WCI स्टूडियो, तस्नीम सदफ, इलियास सलून, स्प्लेंडर्स इवेंट सर्विसेज फाउंडेशन, अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग नेटवर्क, अल मंजर कैफे, जेड डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क, अवान लिबास, कराची का जायका हलीम,
इनकी ख़ास बात है कि रमज़ान मुबारक में इनकी तमाम ब्रांचेस पे बहुत डिस्काउंट ऑफ़र हुआ है। तो ख़ास तौर पे अभी 2 दिन रह गए ईद में, तो रमज़ान मुबारक में जो लोग अच्छे खाना खाना चाहते हैं, इनकी तीन ब्रांच कराची में वाक़ हैं, 1 ब्रांच इनकी कोरंगी में है, 2 ब्रांच इनकी लांडी में है। तो ज़रूर जाएं। कराची का जायका हलीम और रैप एंड रिबिन बहुत अच्छी स्टफ़ खजूर प्रोवाइड कर रही हैं, जो कि आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने घरों पर और मंगवा सकते हैं फॉर डिलीवरी। बहुत अच्छी स्टफ़, और इसके साथ स्टफ़ ड्राई फ्रूट्स के साथ ये खजूर बना रही हैं। भाई रैप एंड रिबिन आपका बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पर नेल्सन पेंट्स, जो कि रंग भर दे ज़िंदगी में। नेल्सन पेंट की ख़ास बात है कि कम कलर में और अच्छा दीवारों पे आप पेंट कर सकते हैं, ज़्यादा कवरेज करता है ये कम मिकदार में। तो नेल्सन पेंट आपका भी बहुत शुक्रगुजार है। नाज़रीन, बताना चाहता हूँ कि आज खुसूसी सहर नशरियात में मज़ीद जो खुसूसी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, कबल इसके कि मैं उनका तारुफ आपसे करवाऊँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आज जो हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं उनको हम वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जावेद सिद्दीकी साहब। सबसे पहले तो वेलकम करते हैं उनको अनवार रमज़ान सहर नशरियात में। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए अनवार रमज़ान का। आपका भी शुक्रिया कि आपने याद किया। जज़ाकल्लाह। जावेद भाई का बहुत अच्छा सा तारुफ है और उनसे बहुत इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू करनी है, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। और जो लोग नाज़रीन हमें देख रहे हैं इस टाइम हमारी लाइव स्क्रीन पर, वो लाइक करते रहें। और ख़ास तौर पे कोई सवालात पूछना चाहें आलिम दीन से, हमारे मेहमानों से, तो वो उस पर कॉमेंट्स करके लाजमी बताएं। और इसके साथ हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जिनका तारुफ ये है कि आलिम दीन है, मुल्क के जदीद उलमाए कराम में भी उनका नाम आता है। मुफ्ती मोहम्मद नोमान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी अनवार रमज़ान सहर नशरियात में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व आपके? रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया आपका भी तशरीफ़ लाने के लिए। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, एक और मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनका तारुफ बड़ा अच्छा है, और उस अच्छेपन को सुनने के लिए और अच्छा तारुफ सुनने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हम उससे पहले उनको वेलकम करते हैं। आज सहर नशरियात के सेट पे हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा नसीमा साहिबा। नसीमा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, एक और मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी बहुत अच्छा सा तारुफ है, उसके लिए भी मैं आपसे कहूँगा कि आप वेट करें और जुड़े रहें हमारे साथ। हमारे साथ मौजूद हैं सनम खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सनम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका भी आने के लिए। नाज़रीन, एक और प्यारी सी शख्सियत सना खान रसूल हमारे साथ मौजूद हैं, मोहतरमा सादिया मुदस्सिर साहिबा। इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका भी तशरीफ़ लाने के लिए। नाज़रीन, हर खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ हमदे बाई ताला नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम किया करते हैं, और आज भी हमारे साथ इस खूबसूरती को मज़ीद निखारेंगी हमारी सना खान रसूल। मैं चाहूँगा और बताना भी चाहता हूँ कबल इसके कि हम इससे हमारे मेहमानों से गुफ्तगू करें, बहुत सारी बातें करें, इंफॉर्मेटिव बातें करें, और आपकी हर दिल अजीज़ पर्सनैलिटीज़ भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा हमदे बाई ताला का नजराना पेश करें मोहतरमा सादिया मुदस्सिर साहिबा। जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। बेतलब मुझको दिए जाता है रहने वाला,
मुझे न देख करीमी पे नजर रख अपनी, गुनाहगार हुए मेरे पालने वाले, मुझे न देख करीमी पे नजर रख अपनी, गुनाहगार हुए मेरे पालने वाले, गिरा हूँ जो मोहम्मद का नाम है लब पर, गिरा हूँ जो मोहम्मद का नाम है लब पर, संभाल दोनों जहां के संभालने वाले, अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में हमदी बाय ताला का नजराना पेश कर रही थी मोहतरमा सादिया मुदस्सिर साहिबा। कबल इसके कि हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से के लिए भी इनसे गुजारिश करें, मैं चाहूँगा आपसे तारुफ़ करवाना आज के हमारे ख़ास मेहमान शख्सियत का। भाई तारुफ़ ये है कि आज के जो हमारे ख़ास गेस्ट हैं PTI के काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मिस्टर जावेद सिद्दीकी साहब। आइए वेलकम करते हैं इस खूबसूरत सहर नशरियात में। जावेद भाई एक बार फिर वेलकम करते हैं, आपका आने का बहुत शुक्रिया। आपका भी जज़ाकल्लाह। सबसे पहले आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि आपने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पे फोकस किया है अपने एक्टिविज़म में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान या हमारे शहर का ले तो यहाँ तो मसाइल का एक अंबार लगा हुआ है और तकरीबन हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी मसले में उलझा हुआ है। अच्छा, उसमें ये होता है कि हमारा एक जो है फोकस है, जो हमारी एक इल्म फला के नाम से सोशल वर्किंग की टीम है, तो वो अक्सर बेशतर वक्फे वक्फे से मेडिकल कैंप लगाती हैं जहाँ फ्री मेडिकल होता है। वहाँ पे हर चीज़ आपके आँख कान ब्लड प्रेशर वगैरह वो फ्री, क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल मेडिकल बहुत महंगा हो गया। किन एरियाज़ में होता है ये? हमारे औरंगी में भी होते हैं और उसके अलावा नॉर्थ कराची जो साइडों के इलाके हैं तो वहाँ पे कोशिश होती है कि वहाँ पे हम लोगों को फ्री सर्विसेज वक्तन फ़वक्तन मुहैया करें। अच्छा, दूसरी हमारा एक शुरू से, अब से नहीं, मतलब स्कूल कॉलेज के ज़माने से, जैसे ख़ास मौके पे 23 मार्च 14 अगस्त या रबी अव्वल के जो प्रोग्राम होते थे तो वो इलाके में, क्योंकि इससे ज़ाहिर बेस बनती है किसी कोई भी। आज माशाल्लाह जैसे अभी सादिया ने बड़ी अच्छी, तो इनकी बेस भी स्कूल कॉलेज या जो मोहल्ले के फंक्शंस होते हैं ख़ास मौके पे, तो वहाँ पे चाहे वो क्रिकेट खेलों का मैदान हो, चाहे वो बैतबाजी का हो, चाहे वो नात खानी का हो, तो वहीं से ग्रोथ होते हैं। फिर वो आगे जाके माशाल्लाह बड़े नाम और इंटरनेशनल लेवल पे भी जाते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं सोशल, वो कोशिश करते हैं माशाल्लाह कि करवाते रहें, ताकि जो यंग जनरेशन है वो देखें। आपकी जब निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं, लोग वहाँ पे अपने टाइम को, तो फिर वो मनफी रुझान कम हो जाता है। लेकिन आप देखें जब इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती तो लोगों को मनफी रुझान की तरफ जहन जाता है। तो कोशिश ये होती है कि उनको पॉजिटिव रखें। क्या बात है, तो इसलिए माशाल्लाह। जावेद भाई, आप अपनी किसी ख़ास कैंपेन या मूवमेंट के बारे में बता सकते हैं? अभी कोरोना हुआ था तो कोरोना में हमने कैंप लगाए थे और इंटीरियर सीन जो है बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने की, कपड़े वगैरह बहुत सारी, क्योंकि आपको पता है कि अभी चंद साल पहले सबसे बड़ा जो दुनिया भर में था, मतलब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, कोविड का जो मसला था वो तो दुनिया भर में था इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसमें बहुत सारी जो, उसमें यही था कि जो जहाँ पे, अच्छा फिर उसी के दौरान में सिंध में सैलाब भी आया, तो उसमें भी आपको पता है इंटीरियर सिंध में सैलाब जब आता है तो बेचारे वहाँ पे गरीब लोग जो हैं उनके लिए वैसे ही ज़िंदगी अजीरा ने आम हालात में भी, तो ये जो ख़ास आफात होती हैं इसमें और उनको प्रॉब्लम होती है, तो कोशिश करते हैं कि जो भी हो सकता है वो उनकी हेल्प करें। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है कि आजकल के माशरे में किस तरह की तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं? देखें, इस वक्त क्या, बल्कि जब इंसान
पैदा होता है तो उसकी बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, जो हर जो हुकूमतें होती हैं वो उनका फ़र्ज़ होता है, क्योंकि हुकूमतें बनती इसीलिए कि वो अपनी आवाम को बुनियादी ज़रूरियात जो है वो मुहैया करें। और उसमें जाहिर सी बात है बुनियादी रोज़गार होता है, सेहत होती है, तालीम होती है। अब आपने देखा कि जैसे हमारे यहाँ अक्सर नारे लगते हैं, आपने देखा कि रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा था। देखिए, आप किसी को रोटी दे दें, कपड़ा दे दें, तो उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो गई, उसे फिर उसकी तलब होगी। लेकिन अगर आप उसको तालीम, सेहत और रोज़गार दें तो फिर वो अपनी ज़रूरियात खुद जनरेट करने के काबिल होता है, और सिर्फ अपनी नहीं, अपनी फैमिली और जो दूसरे करीब जवार के लोग होते हैं, अजीज़ रिश्तेदार, उनके भी काम आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फिर दूसरी बात यह कि आप देखें कि हमारे ख़ास तौर पे हमारे शहर कराची में देखें कि यहाँ पे कितनी सोशल वर्किंग हो रही है। सब चीज़ें जो मुखैर हजरात हैं वो एक अरसे दराज से लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर आप ये चीज़ें यहाँ से निकाल दें मुखैर हजरात की, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट तो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखें एम्बुलेंस सर्विसेज ईदी और छिपा चला रहे हैं, उनके पीछे कौन है? वही मुखैर हजरात हैं। सैलानी वाले हैं वो एक दे रहे हैं, आलमगीर वाले हैं, अलखिदमत वाले हैं। तो अगर इनकी खिदमत निकाल दी जाए तो फिर तो हमारे और आपका कोई परेशानी हाल ही नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जावेद भाई, टेक्सटाइल के हवाले से भी आप काम कर रहे हैं। जी जी, इस बारे में मैं चाहूँगा कुछ बताना चाहेंगे? जी देखें, एक वक्त था जब हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने उरूज पे थी, और हम बहुत बड़ी हमारी एक्सपोर्ट थी, बल्कि सबसे बड़ी एक्सपोर्ट थी। लेकिन बदकिस्मती से आज उसमें जो हालात हैं, यानी एक तो कॉस्टिंग ज़्यादा होने की वजह से हमारे ज़्यादातर जो ऑर्डर्स हैं वो बांग्लादेश और मलेशिया और दूसरे मुल्क ले गए। वेरी नाइस। क्योंकि जाहिर सी बात है ओपन मार्केट है, अगर आपको कोई $3 की चीज़ चाहिए लेकिन वो आपके घर में $3.5 पड़ रही, तो वो आपकी कॉस्टिंग में नहीं आ, लाजमी बात है। अच्छा, उसकी वजह से बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई, आप देख रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी इंडस्ट्री जो है वो रोज़गार का ज़रिया बनती है। लेकिन जब एक्सपोर्टर ऑर्डर नहीं लेगा, जब वो उसको मतलब ये समझ लें कि जाहिर सी बात है कारोबार इंसान करता है कमाने के लिए, यानी इन्वेस्टमेंट करता है, तो इन्वेस्टमेंट का उसको रिटर्न चाहिए होता है। जब उसे रिटर्न ही नहीं मिलेगा तो वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? और फिर वही हमारे एक्सपोर्टर दूसरे मुल्कों में जाके कारोबार करते हैं, और उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा होता है उसमें भी कमी आती है, और बेरोज़गारी मतलब कि देख रहे हैं आजकल जिस तरह बढ़ रही है। अच्छा, बेरोज़गारी जब बढ़ती है तो लाजमी सी बात है हर आदमी ने अपना घर चलाना है। अब जब उसको जायज़ तरीके से चीज़ें नहीं मिलती तो फिर उसका जहन मनफी तरीके पे जाता है। आप देख लें इस वक्त जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स जिस तरह कर रहे हैं, अब हो सकता है इसमें बहुत सारे ज़रूरतमंद हो, जॉब चाहते हो, नहीं मिल रही हो, और घर में क्योंकि कहते हैं जब आपके ऊपर परेशानी होती है तो आप में फैसला करने की जो सलाहियत होती है वो मान बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है। फिर सिर्फ आपको अपनी ज़रूरियात नजर आती है, आप खुद गर्ज हो जाते। बिल्कुल ऐसा ही। फिर उसमें ये दूसरी जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं, या फिर वो नशे आज आप देख रहे हैं कि मंशियात का भी बहुत तेज़ी से फैलाव हो रहा है। तो उसकी वजह यही है कि आपकी निसाबी गैर निसाबी सरगर्मियाँ, कारोबारी सरगर्मियाँ मान पड़ गई, जिसकी वजह से दूसरी जो मनफी असरात थे वो प्रमोट हो रहे हैं। क्या यूथ को सोशली और पॉलिटिकली मामलात में ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। उसकी वजह कि आपको शायद याद हो कि एक ज़माने में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से लोग निकलते थे, मतलब वहाँ पे सियासी एक्टिविटीज़ कॉलेज के हवाले से होती थी, लेकिन वो उनकी ग्रोथ होती थी वहाँ से। मतलब ये है कि आप देखें तलबा तंजीमें बनी थी। फिर बहुत जब हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप आई तो उन्होंने उस पर पाबंदियाँ लगा दी। फिर वो रुझानात चले गए लड़ाई झगड़े में, कौमियत में और मजहबी तफर्रकों में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आप पॉजिटिव सरगर्मियों को प्रमोट करेंगे तो फिर कोई भी नेगेटिव साइड नहीं जाएगा। जब एक आदमी को खिलाड़ी बनना है, वो स्कूल में भी गेम्स कर रहा है, अपने गली मोहल्ले में भी कर रहा है, तो उसका एम होता है। तो जब उसका अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि निसाबी सरगर्मियाँ, अब एक यहाँ पे डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, साइंटिस्ट भी बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपकी माशी सरगर्मियाँ मान पड़ गई, अब उन्हें यहाँ पे कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। तो आप देखें उन बच्चों की, वो जो हमारे यूथ है, उनकी सलाहियत से कौन फ़ायदा उठा रहा है? दूसरे ममालिक। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब यहाँ से लोग दूसरे ममालिक जा रहे हैं। आप देखें बहुत से मुल्कों में बहुत सारे पाकिस्तानी है, बहुत अच्छा काम कर, तो ये मौके हुकूमत का काम होता है। लेकिन अगर हुकूमत वक्त खुद गर्ज हो या अपनी ज़ात से, जैसे कि आप देख रहे हैं 50, 30, 40 साल से जो हमारा मुल्क था, मतलब एक वक्त में वो एशियन टाइगर बन रहा था, और आज आप देखें हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी हम जब इमदाद नहीं लेंगे तो हम तो वेंटिलेशन पे।
फिर आपने अभी निगरान गवर्नमेंट भी देखी, काकड़ साहब जो थे तो वो किस तरह जाके सेल्फी बना रहे थे। तो आपको काबिलियत को प्रमोट करना चाहिए। जब तक काबिलियत को प्रमोट नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं जाएगा। बिल्कुल सही है। आप अपने सोशल और पॉलिटिकल करियर में किस तरह के चैलेंजेस फेस करते आए हैं? देखिए, मसला है कि चैलेंजेस तो बहुत सियासी, अब मैं आपको एक मिसाल दूँ छोटी से कि एक वक्त में हम ईदी सेंटर के लिए खाले भी जमा करते थे, तो हमें वहाँ से थ्रेड आती थी कि जी खाले अपने उस पर, हमारे ही दोस्त थे वो, कहते थे कि यार हमारे आपके साथ कोई मसला हो तो हमें नहीं कहिएगा। जबकि हम कोई उस वक्त सियासी कोई एक्टिविटी नहीं थी, वो जाहिर सी बात है अब्दुल सत्तार ईदी के काम से कौन वाकिफ नहीं है। बिल्कुल सही सही है, या छीपा के काम से। अब वो सोशल वर्किंग भी, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे सियासी पार्टी ने हर फील्ड में अपने एक इजारादारी कायम कर ली थी सोशल एक्टिविटीज़ में, जबकि होना ही चाहिए कि जो गली मोहल्ले की सोशल एक्टिविटीज़ होती है उस पर नहीं होना चाहिए। लेकिन बस ये हमारी बदकिस्मती कि हमने ये माहौल भी देखा कि सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर। अब फिर दूसरी बात ये कि तंजीम, अब हमारी जो इल्म फला है गुज़िश्ता 1 साल से हम उसकी रिन्यूअल के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ रिश्वत ना देने की वजह से वो मामला, जबकि वो 1970 से रजिस्टर्ड है। अब क्योंकि हमारे कुछ जो अहदेदारान थे कोविड की वजह से उनका इंतकाल हो गया, तो उसकी वजह से इलेक्शन भी हमने करवाए और सोशल वर्किंग सोशल डिपार्टमेंट में जो हमारे इलाके का है, डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से क्लियर भी करवाया। फिर वो आगे जाके केस किसी न किसी ऑब्जेक्शन की वजह से रुक गया, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ रिश्वत है। रिश्वत है। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे भाई रिश्वत के अमल से। नाज़रीन, हमारे साथ जावेद सिद्दीकी साहब का साथ रहेगा और बहुत सारी और भी ख़ास तौर पे इंफॉर्मेटिव बातें हम इनसे जानेंगे, और भी बहुत सारे मेहमान शख्सियत आपके हर्दिल अज़ीज़ पर्सनैलिटीज़ शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। काबिल इसके कि हम उनसे भी गुफ्तगू और सिलसिला जारी रखें। मैं चाहूँगा कि हमदे बाई ताला हो गई है, अब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस खूबसूरत सहर नशरियात का बाकायदा आगाज़ करें। हमारे साथ मौजूद हैं अलहाज सैयद मुर्तज़ा अली साहब। बिस्मिल्लाह करें मुर्तज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अता हो फेरे ज़िन हाज़िरी का या मुस्तफ़ा अता हो फेरे ज़िन हाज़िरी का नज़ारा आकर मैं आपकी गली का कर लूं नज़ारा आकर। एक बार फिर दिखा बना लो आका मैं
अफसाना भी सुना मैं अपनी बेबसी का सफा फता हो फिर इस हाज़िरी का सुभान अल्लाह, बड़े प्यारे अंदाज में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी के हवाले से कलाम पेश कर रहे थे। या मुस्तफ़ा अता हो फिर इज़्न हाज़िरी का, जनाब अलहाज सैयद मुर्तज़ा अली साहब। नाज़रीन, अब मैं चाहता हूँ कि आपको मिलवाऊँ एक ऐसी ख़ास शख्सियत से जिनका तारुफ़ ये है कि आप उनको शोबिस इंडस्ट्री में बड़ी अहम और ज़बरदस्त खिदमत अंजाम देते हुए देखते हैं, कई ड्रामास में और कई ब्रांड शूट्स में, कई ब्रांड्स के एम्बेसडर्स भी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, अनवार रमज़ान साल नशरियात का ख़ास हिस्सा हैं मोहतरमा सनम खान साहिबा। मैं चाहता हूँ वेलकम करते हैं सनम को। सनम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आज टाइम देने के लिए, और जानना मैं चाहूँगा कि कैसे गुज़रे रमज़ान, क्योंकि अब तो एंड ऑफ लास्ट अशरे में हम मौजूद हैं, ईद की तैयारियां हैं, तो कैसे गुजारे रमज़ान इस साल? माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो क्या रूटीन होती है आपकी रमज़ान में? कुछ खास नहीं, बस वही इबादत, अल्लाह को याद करना, रोज़े रखना, माशाल्लाह। फैमिली में बिजी, हाँ, और बस ये। हर शोबिस पर्सनैलिटी किसी ना किसी एक पर्सनैलिटी से इंस्पायर होती है, तो आपकी इंस्पायरेशन कौन है? मेरे हस्बैंड। आपके हस्बैंड, वो भी कोई एक्टर हैं? उनकी ख्वाहिश है कि उनकी मैं, ख्वाहिश है कि आप अच्छी एक्ट्रेस बने। वाह भाई वाह, क्या बात है, आजकल कितने नेक हस्बैंड है, इतनी अच्छी अच्छी ख्वाहिश रखते हैं भाई, वाह। तो कहाँ से स्टार्ट किया, कितना टाइम हो गया स्टार्ट करे हुए करियर को? मुझे आज से तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, माशाल्लाह भाई, वेरी नाइस। तो स्टार्टिंग से ही शो मॉडलिंग करियर में है या फिर एक्टिंग कर रही हैं? एक्टिंग, मॉडलिंग दोनों। एक्टिंग मॉडलिंग दोनों कर रही हैं, वाह भाई। तो ज़्यादा स्कोप किस में देखती हैं कि मॉडलिंग में ज़्यादा स्कोप है, एक अच्छा स्कोप इन फ्यूचर किस में नज़र आता है आपको? एक्टिंग में। एक्टिंग में, वेरी नाइस। एक अच्छा एक्टर बनने के लिए क्या क्या स्पेशलिटीज़ होना ज़रूरी है? मेहनत। मेहनत, मेहनत करना। देखें मेहनत तो गधा भी करता है। गधा नहीं करता। हाँ अगर वो मेहनत करता तो वो गधा क्यों होता? अच्छा, ये इंसानी मेहनत करते हैं ना, तो अच्छा, तो दिन रात एक करना पड़ता है बिल्कुल। अच्छा एक्टर बनने के लिए। बिल्कुल। वाह भाई वाह। तो सना, पाकिस्तानी इंडस्ट्री आप समझती हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से आगे जा रही है या हम पीछे की तरफ आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, आगे जा रही है माशाल्लाह से। माशाल्लाह से आगे जा रही है, वाह वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो एक्टिंग के साथ साथ इतनी सारी चीज़ों में मसरूफ़ नज़र आती हैं आप, कमर्शियल्स में भी हम आपको देख रहे हैं, तो कहीं घर वर की भी चीज़ें जिम्मेदारियाँ पूरी करती हैं? बिल्कुल करती हूँ माशाल्लाह से। एक बेटा भी है मुझे, माशाल्लाह 4 माशाल्लाह मंथ भाई, का। वेरी नाइस। फैमिली को भी देख रही हूँ और शोबिस को भी देख रही हूँ। हाँ। लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है क्योंकि अब फैमिली हो गई है, जिम्मेदारियाँ हो गई हैं। लेकिन ये है कि ज़्यादा जो टाइम मेरा होता है वो शोबिस में ही होता है। क्या बात है, वाह भाई। लेकिन कोशिश मैं यही करती हूँ कि मैं दोनों तरफ। रमज़ान में भी ज़्यादा काम होता है आप लोगों की बिल्कुल। इंडस्ट्री में? बिल्कुल ऐसा ही है। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस भाई। सनम के साथ हमारी मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी, आप जुड़े रहें और ख़वातीन ख़ास तौर पे हमारे साथ मौजूद रहें, क्योंकि ख़वातीन की इंस्पायरेशन भी हैं भाई, इतने ज़बरदस्त खदमात अंजाम दे रही हैं सनम खान साहिबा। नाज़रीन, बताना चाहता हूँ कि और मिलवाना चाहता हूँ कि हमारे साथ अब एक और प्यार से सनखा मौजूद होंगे जिनका नाम है काशिफ शकील। कबल इसके कि हम काशिफ को सुने, मैं ये उनको वेलकम भी करना चाहता हूँ। हमारे साथ बड़े प्यारे से मुफ्ती मौजूद हैं और उनसे बहुत ज़्यादा स्पेशल और ख़ास टॉपिक पे हमें डिस्कशन करनी है, मुफ्ती मोहम्मद नोमान ख़ान से। तो मुफ्ती नोमान ख़ान साहब से गुफ्तगू से पहले मैं चाहूँगा कि काशिफ शकील साहब हदिया बारगाह रिसालत में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश करें।
शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकड़ वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। नजर में बसाने को जी चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है दम तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सीधी के अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सीधी के अकबर के होठों पे आया कि वहाँ मानो दौलत की क्या है हकीकत वहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकड़ वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता। क्या खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे जनाब काशिफ शकील साहब। नाज़रीन, शकील सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बताना चाहता हूँ और मिलवाना चाहता हूँ कि एक और मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, मोहतरमा नसीमा साहिबा। बहुत अच्छा सा तारुफ है। उनको मिलवाने से पहले मैं चाहूँगा कि हम मुफ्ती साहब से कुछ आपके सवालात के जवाब सुन लें। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मायानास आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद नोमान ख़ान साहब, जिनका तारुफ ये है कि इस्लामिक स्कॉलर PhD इन प्रोग्रेस हैं, HOD इस्लामिक डिपार्टमेंट कैम्ब्रिज स्ट्रीम DHA है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद नोमान ख़ान साहब। वेलकम करते हैं मुफ्ती साहब एक दफ़ा फिर आपको अनवार रमज़ान से नशियात में। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो पहला सवाल ये है, शब कदर की अहमियत इस्लाम में क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया जैद भाई, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने सजाया
और बेहद ज़रूरी है कि हम अपनी यंग जनरेशन को कम से कम दीन की वो बातें तो पहुँचाएँ जो वो भूल चुके हैं। और इस माशरे को सही ट्रैक पर लाने के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जनरेशन को गाइड करते रहें और इन बातों की अहमियत को भी उनकी नज़र में और उनके अज़हान में उजागर करते रहें। जहाँ तक सवाल रहा शब कदर का, तो शब कदर है क्या, इसका तारुफ तो ख़ुद परवरदिगार ने अपनी प्यारी किताब के अंदर बयान किया, और सिर्फ तारुफ ही नहीं बल्कि पूरी एक सूरत नाजिल कर दी जिसको हम सूरह कदर के नाम से जानते हैं। अब ज़रा उस सूरत की आयात की तरतीब देखें किस तरह परवरदिगार ने बयान किया। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कलाम पाक को शब कदर में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि तुम्हें पता है कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये तो वो शब है जो 1000 महीनों से अफजल है। अब देखें इसकी अफजलियत को किस तरीके से हम बता सकते हैं कि कुरान पाक दुनिया की सबसे अजीम किताब, बेशक, और ये जिस हस्ती पे नाज़िल हुई वो मखलूक़ात में सबसे अजीम हस्ती आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिस महीने में नाज़िल हुई वो तमाम महीनों का सरदार जिसको रमज़ान मुबारक कहते हैं। तो इस तमाम चीज़ जब अफजल है तो कोई ऐसी शब या वक्त को मखसूस करना था जो सबसे अफजल हो। तो तमाम अय्याम और रातों के अंदर सबसे अफजल रात शब कदर, उसको परवरदिगार ने मखसूस किया और कलाम पाक को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब अनवर पर नाजिल किया। क्या बात है। अब ये बात हो गई शब कदर की। अब ये देखिए कि कलाम पाक नाजिल तो हुआ लेकिन इसका कोई मकसद तो होगा। और वो मकसद परवरदिगार ने खुद बयान किया कुरान पाक दूसरा सिपारा सूरह बकरा की आयत नंबर 185 के अंदर। शाहरु रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़िल कुरान, कि रमज़ान वो मुक़द्दस महीना है जिसके अंदर हमने कुरान को नाजिल किया। परवरदिगार कुरान पाक तो नाजिल हुआ लेकिन इसके नुज़ूल का मकसद क्या है, आगे परवरदिगार ने इसी आयत के अंदर बयान किया, हुदल लिन्नास, ताकि लोग इससे हिदायत पा सकें। तो अब शब कदर परवरदिगार ने इसलिए दी कि जो गुनाहगार बंदे हैं इनको भी अपनी बख्शिश का कोई आसरा हो, तो बख्शिश मांगने के लिए एक शब में इबादत करें जो कि 1000 महीनों से अफजल है। अब उन 1000 महीनों को अगर हम कंक्लूड करते हैं ईयर्स के अंदर तो अराउंड 83 ईयर्स बनते हैं। तो मतलब कोई शख्स अगर शब कदर पाले और ईमान और एहतसाब के साथ उसके अंदर परवरदिगार की इबादत कर ले तो गोया कि उसने अराउंड 83 ईयर्स या 84 ईयर्स की इबादत कर ली, जितनी शायद उसकी ज़िंदगी भी ना हो। अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि शब कदर कैसे मिले, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात का बयान किया और आपने बताया तहर्रु लैलतुल क़द्री फ़ी अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान औ का मकाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि शब कदर को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों के अंदर तलाश करो। अच्छा, तलाश करने का हुक्म क्यों दिया, ताकि तुम्हारी जुस्तजू हो, तुम्हें परवरदिगार से मिलने के लिए जुस्तजू बढ़े, उसकी इबादत करने का तुम्हें ज़ौक़ पैदा हो, तुम्हारे दिल के अंदर परवरदिगार की मोहब्बत घर कर जाए, इसलिए तलाश करो। इंसान जुस्तजू उसी चीज़ की करता है जिसको उसकी तलब होती है, और यहाँ पे तलब क्या है, हमारी मग़फ़िरत हो जाए, हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसे राज़ी हो जाए और हम सच्चे पक्के अच्छे मुसलमान बन जाए, इसलिए शब कदर को तलाश करो। तो 5 ऑड नाइट्स बताएं लास्ट 10 डेज के अंदर, 21, 23, 25, 27 या 29। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते तो एक रात भी बता सकते थे जिसका हुक्म परवरदिगार ने उन्हें दिया था, लेकिन बाद में वो हुक्म परवरदिगार ने उठा लिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई स्पेसिफिक नाइट का डिस्कस नहीं किया। रीज़न क्या थी कि सारी दुनिया के मुसलमान सिर्फ एक रात इबादत करते हैं, बाकी पूरे साल आज़ाद रहते हैं, और वो ये समझते हैं शब कदर मिल गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया 84 साल की मेरी इबादत हो गई, हालांकि ये काम नहीं था। वजह तो ये थी कि बंदा कितना मुखलिस है अपने रब की तरफ बढ़ने के लिए, ताकि कुछ ना सही तो कम से कम 5 रातों में इबादत करके अपने रब को राज़ी करके और अपनी मग़फ़िरत तलब करके कामयाब हो जाए। क्या बात है, माशाल्लाह। फितरे की क्या रकम है और इस्लाम में इसके क्या अहकाम है? अच्छा, फितरा जो है वो फितरा देना वाजिब है। अच्छा, इसकी कुछ कैटेगरी हैं जो हमें बताना ज़रूरी है लोगों के लिए। आम तौर पे अवामुन्नास ये समझती है कि बस जो लोएस्ट प्राइस है वो मैं अदा कर दूं तो मेरा फितरा अदा हो जाएगा, उससे भी फितरा अदा हो जाएगा। अगर आज के दौर की बात करें, हम 2024 अप्रैल में की बात करें, तो गंदम के हिसाब से 300 पर हेड, बारले यानी जौ के हिसाब से 800 पर हेड, और किशमिश के एतबार से 4400 पर हेड, खजूर के एतबार से 2400 पर हेड। ये रकम हमें बताएगी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीफ साहब ने भी और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ने भी और दीगर उलमाए कराम ने हुक्म का बताया। अच्छा, अब चेक ये करना है कि इतनी सारी कैटेगरी बताने की जरूरत क्या थी, सिर्फ 300 कहते थे सब अदा कर लेते। तो यहाँ पर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है ताकि इंसान अपना जो स्टेटस है ना उसके हिसाब से फितरे को अदा करे। अच्छा, अगर कोई वेल नोन है तो उसको चाहिए कि किशमिश के एतबार से फितरे को अदा करे, 4400 पर हेड के हिसाब से जितने उसकी फैमिली मेंबर्स हैं। अगर उससे लो समझता है अपना कैरेक्टर, मतलब इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिकल पावर, तो फिर वो 2400 पर हेड के हिसाब से दे दे। फितरा तो देना असल हक किसका है? हाँ, फितरा वो देगा जो साहिब निसाब होगा। और दे किसको सकते हैं? उसको देना है जो शरई ज़कात लेने के लिए, शरई फ़कीर जिसको कहते हैं वो। और ये 8 किस्म के लोग हैं जिसको परवरदिगार ने सूरह तौबा वर्स नंबर 60 के अंदर डिस्कस किया।
परवरदिगार ने बताया ये 8 किस्म के लोग हैं जिनको हम सदकात वाजिबात दे सकते हैं। और सदकात वाजिबात के अंदर ज़कात आती है, फितरा आता है, मन्नत के पैसे आते हैं, नज़र के पैसे आते हैं, कफ़ारे के पैसे आते हैं, फिदिये के पैसे आते हैं। ये सब अलग अलग कैटेगरी हैं। इन सब के पैसे जो आते हैं सदकात वाजिबात कहलाते हैं। और सदकात वाजिबात सिर्फ शरई फ़कीर को दिया जाएगा जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया। क्या बात है। इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक के हवाले से क्या फरमान है? इस्लाम वो वाहिद रिलीजन है जो हर एस्पेक्ट से औरत के तमाम हुकूक को बयान करता है। अगर हम प्री अरब हिस्ट्री के अंदर चले जाएं तो देखते हैं उस वक्त औरत को एजुकेशन की परमिशन नहीं थी, इनहेरिटेंस की परमिशन नहीं थी। वो एक ऐसी कमोडिटी जिसको कभी भी सेल परचेज किया जा सकता था। अब बाप का इंतकाल हो जाए तो माँ को किसी और से शादी की परमिशन नहीं थी। उस दौर के अंदर अगर हम दौर जाहिलियत के अंदर देखते हैं, एज ऑफ डार्कनेस के अंदर देखते हैं, तो औरत को कोई वैल्यू नहीं थी। इस्लाम आया, आप अलैहिस्सलाम वो शरीयत लेकर आए जिसने औरत को इतना अजीम मकाम दिया जो दुनिया का कोई और रिलीजन नहीं दे सका। आप अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारक के अंदर बयान किया कि औरत अगर माँ है तो उसके कदमों तले जन्नत, बिल्कुल ऐसा। औरत अगर बीवी है तो वो घर की मलका है, अगर बहन है तो भाई के लिए एक साहिबान है, उसके लिए उसकी एक जिम्मेदारी है, और अगर बेटी है तो उसके लिए रहमत है। मतलब हर एस्पेक्ट से औरत को कवर किया और ऐसा अजीम मकाम दिया जो कोई और नहीं दे सका। अगर इस दौर की बात करें तो कुरान ने या इस्लाम ने किस तरीके से उस कैटेगरी दी। उस वक्त औरत को राइट्स नहीं थे एजुकेशन के, आज देखें सारे दरवाजे खुले, हर फील्ड के अंदर हमारी वुमेन लीड कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही हैं। वो प्रैक्टिकल लाइफ हो, एजुकेशन लाइफ हो, वो पॉलिटिकल लाइफ हो, हर एक के अंदर एक्सेस दिया इस्लाम ने विद सम कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस जो कि हमें फॉलो करनी। तो ये मकाम इस्लाम ने आपको दिया। अगर जब ये चीज़ें सारी देखी जाएं तो फिर ऐसा लगता है कि अब कोई राइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। असल ज़रूरत किसकी है कि इस्लाम के रियल लॉज को ट्रू स्पिरिट के साथ इंप्लीमेंट किया जाए। जब वो इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो किसी को अपने हक मांगने के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका हक या उसका राइट या उसकी ड्यूटी उसके दरवाजे पर मौजूद होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या बात है भाई, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, इतनी ज़बरदस्त और इतनी प्यारी बातों पे रहनुमाई हमें दी इन्होंने। और मज़ीद हम बहुत कुछ अपने मेहमानों से बाज़बानी उनकी जानते रहेंगे। नाज़रीन, मैं चाहूँगा हमारे साथ एक और बड़े प्यारे और मशहूर ज़माना क्या कह सकते हैं कि नामवर सनखा मौजूद हैं, जनाब रिजवान शेख साहब। तो मैं चाहूँगा हदिया बारगाह रिसालत में अकीदतों के फूल निछावर करें और रिक्वेस्ट करें रिजवान भाई कोई कलाम सुना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए आपका। बिस्मिल्लाह करें। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, नजर से
तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए जान तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए जान कभी जो की गली में कयाम हो जाए और हुजूर आप जो सुन लें तो बात बन जाए हुजूर आप जो सुन लें तो बात बन जाए हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए मज़ा तो तब फरिश्ते ये कब्र में कह दें मज़ा तो तब फरिश्ते ये कब्र में कह दें कि सभी मिदहत खैरुल अनाम हो जाए सभी मिदहत खैरुल अनाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिए रिजवान भाई, बहुत खूब। क्योंकि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब सिलसिला जुड़ता है और जब सना खान रसूल बहुत कोई दिल से पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग से असर करते हुए रूह में समाई जाती है, और जब वो रूह में उतरती है और उसका असर होता है आपकी तबीयत पे तो फिर आंखें अशबार होती हैं। तो आज इन सारे प्रोसेस के बाद रिजवान भाई आपने अशबार कर दिया। अल्लाह ताला आपको इस महीने की निस्बत से ज़रूर हाज़िरी नसीब फरमाए और जल्दी हाज़िरी नसीब फरमाए, क्योंकि इरशाद भी कर रहे थे
कि जब हुजूर जब हम कब्र में उतारे जाएं तो आपका ही दीदार नसीब हो। और कहा जाता है जो आशिक रसूल होते हैं, मुफ्ती साहब, जब कब्र में उतारे जाएंगे और उतारे जाते हैं तो मुनकर नकीर सबसे पहले पेश होते हैं। पहला सवाल होता है मन रब्बू का, कि तेरा रब कौन है। मन दीनू का, माँ दीनू का, कि तेरा दीन क्या था। माँ कुंता तकुन बेहक के हाजिर रसूल, ये तीसरा सवाल होगा कि दुनिया में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था। तो जो आशिक रसूल होंगे ना, वो चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि या रसूलल्लाह, और उनकी निस्बत से हम सब की मगफरत हो जाएगी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया रिजवान भाई इतना खूबसूरत कलाम सुनाने के लिए। नाज़रीन, बताना चाहता हूँ और मिलवाना चाहता हूँ एक और ख़ास शख्सियत से जिनका ताल्लुक़ शोबिस इंडस्ट्री से है। मॉडलिंग में बहुत अच्छे ब्रांड्स के साथ काम कर रही हैं और आज हमारी दावत पर खुसूसी तशरीफ़ लाई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा नसीमा साहिबा। नसीमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, अनवार रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए। जज़ाकल्लाह। मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि यंग हैं और शोबिस इंडस्ट्री में मायानाज काम भी कर रही हैं, तो कब से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं आप? मुझे 2-3 साल हो गए, अच्छा। लेकिन मैं बहुत काम करती हूँ क्योंकि इसके अलावा मैं स्टडी पे भी ज़्यादा फोकस करती हूँ। मैंने रिसेंटली बैचलर किया है एंड देन इसके बाद मैंने यही सोचा कि मैं कोई कंप्यूटर साइंस ऐसे कोई कोर्सेज वगैरह कर लूँ। तो जैसे कि कोई फ्री टाइम होता है तो देन मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि थोड़ी बहुत जो है मॉडलिंग भी कर लूँ। थोड़ी बहुत मॉडलिंग कर हाँ। थोड़ी बहुत कितनी, मतलब मिकदार में? बहुत कम। 1 छिटाक, 2 छिटाक, आधा किलो, कितनी? तो कितने मतलब ब्रांड्स के बहुत लिए अभी कम। तक शूट कर चुकी हैं? 7-8। जी हाँ। रमज़ान में क्या मसरूफियात रखती हैं? रमज़ान में तो बस रोज़े ही रखते हैं और रिसेंटली हम जा रहे हैं तो मार्केट में बहुत ज़्यादा क्राउड है। महंगाई भी है लेकिन बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो बस शॉपिंग वगैरह की ख़वातीन का रश तैयारियां। ज़्यादा देख रही हैं या मर्दों का? ऑब्वियसली अपने लिए मतलब लेडीज़ का ही। लेडीज़ का ही रश ज़्यादा है। तो ख़वातीन इतनी शॉपिंग क्यों करती हैं ईद में? खर्चा करवाने में ज़्यादा मज़ा आता है उनको अपने शोहरों का? मैं सोचती हूँ यही बेस्ट टाइम होता है कि Best time बंदा होता जो है। है ना हाँ। खूब शॉपिंग खूब करे। शॉपिंग करे, लूट ले। जी हाँ। क्या बात है। तो आपने खरीदारी कर ली है ईद की? थोड़ी बहुत कर लिया, थोड़ी अभी बहुत थोड़ी कर बहुत ली। और तो आप रहती है। थोड़ी बहुत ईद के बाद करेंगी? नहीं, हाँ। चांद रात को करूँगी। चांद रात को करेंगी? जी जी। चांद रात को मार्केट्स की जीनत ना बने ख़वातीन, ऐसा हो नहीं सकता। ये हकीकत है। ये हकीकत है। जी। क्या बात है। चांद रात को तो कहते हैं कि वो सब चीज़ें छट जाती हैं और बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड आइटम रह जाते हैं अगर आपको कुछ परचेज करना है तो। हाँ, ये होता है ना, जैसे बहुत जरूरी चीजें वो तो मैं कहती हूँ पहले ही ले लें, जैसे ले लें। कपड़े हो गए, सैंडल्स हो गए। हाँ। मगर ये थोड़ी बहुत होती हैं जैसे चूड़ियां वगैरह, इयररिंग्स वगैरह, ये तो मिल ही जाती हैं आराम ये से सब ना। मिल जाता है। क्या तो बात है। इस वजह सना, आपने भी कर लिया शॉपिंग वॉपिंग? क्या बात है। तो आपके तो हस्बैंड इंस्पायरेशन है मुकम्मल, मुझे लग रहा है कोई कंसंट्रेशन के साथ आपकी वो खरीदारी करवा रहे होंगे वो। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वैसे आपका आज ड्रेस भी रेड स्क्रीन, हमारे पूरी पीसीआर डिपार्टमेंट बता रहा है कि पूरी स्क्रीन आज सनाम खान साहिबा ले गई हैं। क्या बात है भाई, वेरी नाइस। हमारे साथ नसीमा मौजूद हैं। नसीमा, तो आप क्या समझती हैं एक अच्छा मॉडल बनने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए उसमें, ख़ास तौर पे ख़वातीन में? सबसे पहले तो मैं कहती हूँ इखलाक। अखलाक? जी हाँ, मतलब एटीट्यूड नहीं होनी मतलब चाहिए। अखलाक के साथ मॉडल का काम है शूट्स करने का, जी। तो आप कैसे उसमें अखलाक का नहीं, रद्दमल होना चाहिए? ज्यादातर जो है ना मॉडल्स में ये चीज मैंने देखी है कि एटीट्यूड होती है, एटीट्यूड होता है। जो चीज नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, मॉडल एक अच्छा मॉडल होने के लिए में हाल एक्सप्रेशन होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसमें थोड़ा एटीट्यूड में रहेगा तो वो एक्सप्रेशन अच्छे दे सकेगा ना। क्या कहती हैं? हाँ, ऑन स्क्रीन वो चाहे जितना भी एटीट्यूड देते लेकिन ऑफ स्क्रीन इतना नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऑफ स्क्रीन की बात कर रही हैं? जी हाँ। हाँ, वाह भाई वाह। जितने अच्छे लोग मॉडल्स बनना चाहते हैं ना भाई, वो ऑफ स्क्रीन जो है ना अपने एटीट्यूड को अच्छा करें भाई। हाँ, बहुत शुक्रिया नसीमा आपका तशरीफ़ लाने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं नाज़रीन मुफ्ती मोहम्मद नोमान खान साहब, और इसके साथ हमारे साथ एक और मेहमान शख्सियत आज के ख़ास
पर्सनैलिटी जो कि हैं जावेद सिद्दीकी साहब, जिनका तारुफ है पीटीआई के भी काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं और इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। जावेद भाई, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट इदारे और एनजीओज़ के बीच में काम करने का क्या तरीका होना चाहिए? देखें, गवर्नमेंट इदारों का काम बुनियादी ज़रूरियात के फरहमी होता है, जो उसका मेन काम है। और अगर उसके साथ जो इदारे होते हैं जो सोशल वर्किंग कर रहे हैं, आप देखें अगर हमारे अपने शहर कराची के ले लें, तो कराची में कितनी एनजीओज़ काम कर रही हैं और लोगों को सहूलतें फराहम कर रही हैं। और अगर मेरा ख्याल है कि वो अपनी जो सर्विसेज हैं अगर वो ख़त्म करती हैं, उसके पीछे जो मुखय्यर हजरात हैं, आपको पता है कि एक अरसे दराज से मुखय्यर हजरात जो एनजीओज़ हैं जो लोगों को राशन और तालीमी वज़ाइफ और बहुत सारी दूसरी और एम्बुलेंस और मुख्तलिफ अद्वियात वगैरह फराहम कर रही हैं, तो फिर इस शहर को कम से कम मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह के इन्होंने यहाँ पे ना कोई ऐसी प्लानिंग की है, ना कोई ऐसा सिस्टम बनाया है। एक हर इदारा जो गवर्नमेंट होती है वो एक सिस्टम बनाती है और सिस्टम के तहत लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि आपने देखा यूरोप वगैरह में होता है। और तो क्योंकि सिस्टम ना होने की वजह से सारा जो लोड आ गया वो एनजीओज़ पे आ गया। लेकिन जब एनजीओज़, अभी आपने देखा कि बहुत सारी एनजीओज़ पे पाबंदियां लगी, बैरून मुल्क फंडिंग की भी छानबीन हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो मकसद ये कि ये चीज़ें तो शुरू से ही चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। क्या वजह है कि 50-50 साल के बाद और 40-40 साल के बाद जब विकीलीक्स आए या कोई और इस तरह की जो बैनुल अक़वामी कहना चाहिए कि स्कैंडल आए, तो फिर आप उसको पाबंदी लगाएं। जैसे अभी आपने बैंकिंग के निज़ाम को देखा कि पहले बैंक में आपको अकाउंट खुलवाना आसान होता था, लेकिन अब आप जब बैंक में जाते हैं तो 10 चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो ये सिस्टम अगर जिन मुल्कों में शुरू से सिस्टम डेवलप हुआ, आज वहाँ कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं था, इदारे का पूरा जोर जो होता था वो रिश्वत सतानी और लूट मार पे होता था। अगर हमारे यहाँ एनजीओज़ ना हो तो मेरे ख्याल से आज एक आम शहरी जो है बेचारा, तो वो तो घर में अस्पताल पहुंचाने की उसके ऊपर एम्बुलेंस ना हो, बहुत सारी चीज़ें जो अद्वियात हैं वो ना हो, तो ये हमें जो मुखैया देखें, लेकिन मुखैर हज़रात भी कब तक करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको सिस्टम बनाना लाजमी है। अब एक प्रेशर ग्रुप जो पीटीआई के नाम से सियासत में आया है, उसकी वजह से कुछ लोग थोड़े से एक्टिव हुए हैं कि ऐसा ना हो कि, क्योंकि पहले तो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग से सारे मामला चलते थे, तो किसी को किसी से खतरा नहीं था। लेकिन अब जब से पीटीआई मैदान में आई, खान साहब आए और उन्होंने जो लोगों को शऊर दिया है सोशल मीडिया के जरिए, आपने देखा कि इस वक्त सारी पाबंदियां लगने के बावजूद और निशान लेने के बावजूद लोगों ने अपने तौर पे निशानात देखे ना, एक निशान होता है, एक हर पार्टी का एक निशान होता है, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल सही है कि किसी का बल्ला है, किसी का तीर है, किसी का शेर है, किसी का पतंग है। लेकिन अगर हर एक का अलग अलग निशान हो तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, उसमें परेशानियाँ हो जाती हैं। तो कोशिश की गई, लेकिन ये मैं पाकिस्तानी अवाम, चाहे वो अंदरूनी मुल्क हो या बैरून मुल्क हो, उनका एक एतमाद था और उन्होंने खुद से एक तो अच्छा, फिर हमें इलेक्शन मुहिम के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ लगाई गई। फिर उसके बाद पार्टी के आज़ाद उम्मीदवार थे तो ख़रीदो फ़रोख्त का भी एक सिलसिला शुरू हुआ। तो ये सब चीज़ें करने के बावजूद आप देखें कि आज भी अवाम का एतमाद खान साहब और पीटीआई पे, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये कि उन्हें एक होप नज़र आ रहा है। जिस तरह उन्होंने अभी 2024 में जिस तरह निकल के वोट दिए, तो उससे इंशाल्लाह पाकिस्तान का आने वाला जो वक्त है, अगर अवाम इसी तरह खड़ी रहे तो ये जो इस्तेसाली टोला है ये पीछे हटने पे मजबूर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया। और उससे फिर एक आम जो हमारी आने वाली जो यूथ है, जाहिर है जो लोग अपना सियासत और टाइम पूरा कर चुके हैं, उसके बाद किसी न किसी ने उनकी जगह लेनी है, तो उनके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया जावेद सिद्दीकी साहब रहनुमाई करने के लिए। नाज़रीन, जावेद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे और इसके साथ हमारे साथ सनम खान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। हमारे एक बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट है जो कि है YBC कैटर्स किचन का। तो हमारे शेफ़ आज क्या बना रही हैं हमारे किचन में, उसको आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे। उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और देखते रहना है हमारे रमज़ान सार नशरियात को। मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस टाइम हम मौजूद हैं YBC कैटर्स किचन में। YBC कैटर्स किचन में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शेफ़ मोहम्मद वोहरा और हमारे साथ मौजूद हैं जावेद सिद्दीकी साहब। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं और इसके साथ शोबिस पर्सनैलिटी, आपकी हर दिल अजीज़ शख्सियत मोहतरमा सनम खान साहिबा भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये भी खाना बनाएंगी सनम, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम शेफ़ को वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ मोहम्मद वोहरा साहब। शेफ़ क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बनाने लगे हम? आज मैं बनाने लगा हूँ मुर्ग मलाई टिक्का। मुर्ग मलाई टिक्का। शेफ़ की इतनी बड़ी रेसिपी देख रहे हैं आप, ये आप गौर से देखें इसको। इतनी बड़ी रेसिपी, इतनी यूनिक रेसिपी जानने के लिए, मुर्ग मलाई टिक्के को जानने के लिए इतनी बड़ी तहरीर करके लाएंगे और अब इसको जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जी आज लिखने का ये मकसद था कि प्रॉपर बताया जाए कि क्या चीज कितनी मैंने डाली है। जबरदस्त, ये बहुत तो अच्छा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रफली बता दूं कि आधा किलो चिकन ली मैंने, ठीक है, 5 से 6 हरी मिर्चें बारीक वाली, सही है, जबरदस्त, और 3 चम्मच लीमू का जूस लिया मैंने, ठीक है, ये जो है इसका बता रहा हूँ। उसमें 1/4 कप दही, मतलब 3 से 4 चमचे दही, छोटी जो खाने वाला चमचा होता है, ठीक है, और इसी तरह 3 से 4 चमचे कोई भी डेयरी क्रीम, ठीक है। उसके अलावा काली मिर्च, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और थोड़ा सा धनिया डाल सकते हैं आप फ्रेश, ठीक है, और थोड़े से बस इसको ऑयल में मैं फ्राई करेंगे। चलिए भैया, बारी आ गई फ्राई होने की। ज्यादा गर्म हो गया, सही। तो अब बस 2 से 3 चम्मच ऑयल लेके हल्का भूरी सा फ्राई करना है। सनम खान हमारे साथ एक्ट्रेस मॉडल मौजूद है, मेकअप उतर जाएगा मंदन का। ऐसा नहीं है भाई, अब तो आजकल तो मेकअप बड़ा पक्का आ रहा है। पक्का मेकअप आ रहा है। इतना मेकअप नहीं किया मैंने। मेकअप नहीं किया भाई। एक दौर था कि वीडियो कैमरे की लाइट पड़ती थी, अब मेकअप हो जाता। हाँ, ऐसा ही था, ऐसा ही था। अब तो बड़े पक्के आ रहे हैं भाई। ये डल रही है हमारी मुर्ग चिकन, मुर्ग मलाई टिक्का, मुर्ग मलाई टिक्का चिकन। बिल्कुल, इसका जो टेक्सचर होता है बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर होता है। अच्छा, जो मैंने मैरिनेट की थी ना, मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे से मैरिनेट करके फ्रिज में रखा। अच्छा, ठीक है, तो जितनी देर आप ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे उतना ही आपको अच्छा इसका जो है रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, ठीक है, तो उसको बस लो फ्लेम पे हम अच्छे से कुक करेंगे। इसको कम से कम कितनी देर पहले मैरिनेट करना चाहिए? देखें, ओवरनाइट कर देंगे वेल एंड गुड है, ठीक है, कम से कम भी 1 घंटा पहले तो आप लाजमी करें, ठीक है, क्योंकि अगर आप जितना अच्छे से उसको मैरिनेट करते हैं उतने अच्छे से सारे मसाले, चूंकि आपने देखा कि ऐसा कोई लाल मिर्चें या बहुत ज्यादा मसाले मैंने नहीं डाले, मसाले भी कम है, तो जितना अच्छे से आप इसको मैरिनेशन करेंगे ना उतना इसका टेस्ट खुद ही डेवलप होगा। सही है। मुर्ग मलाई टिक्के में मलाई हम कौन सी इस्तेमाल करते हैं? वही मलाई है ना, डेयरी क्रीम और दही के जरिए इसको थोड़ा सा इसका टेक्सचर इस तरीके का होता है, ठीक है। और इसके साथ क्रीम वगैरह हम अपनी घर में ही बना सकते हैं? नहीं, घर की तो नहीं यूज कर सकते, बिकॉज जो डेयरी क्रीम होती है उसकी जरा टेक्सचर और टेस्ट ही एक अलग होता है, तो इस वजह से। बाकी ये कि दही बिल्कुल मेरी होममेड दही है जो मैंने यूज किया घर में, होममेड घर में ही बना सकते हैं भाई। और घर में दही बनाने का कोई तरीका बताएं? अच्छा, घर में दही जमाने का सबसे आसान तरीका यही है कि आपने थोड़ा सा दूध गर्म किया, जैसे 1 लीटर आपने गर्म किया, नॉर्मल गर्म करना है कि आप उंगली से उसको टच कर सकें, ठीक है, तो बस 1 टेबल स्पून दही ले लें, थोड़ी सी, तो हल्की से उसमें डाल के आराम से चमचा चला के उसको एक जगह छोड़ देना है। अब ऐसी जगह छोड़ना है कि 5 से 6 घंटे वहाँ हलचल ना हो, बार बार कोई हिलाए ना उसको। अच्छा। 6 से 8 घंटे आराम से उसको गर्म जगह पे छोड़ दें तो बहुत ही बेहतरीन आपकी दही बनकर तैयार हो जाती है। सही है, सही है। तो जावेद भाई, आपने कितनी दफ़ा खाने का एक्सपीरियंस करा? मैं कुछ अरसे बाहर रहा हूँ, तो इस वजह से आपको पता है बाहर तो फिर सब चीज़ें खुद ही करनी होती हैं। तो ये है कि तकरीबन 4-5 साल 4-5 साल जी। वाह 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 वाह। मुझे अपना रूममेट बहुत अच्छा मिल गया था, उसे खाने का बहुत शौक था। हाँ, तो क्या क्या बना लिया आपने बाहर रहते हुए? वहाँ पे नॉर्मली तो आपको पता है कि ज़्यादा लोग चावल ही बनाते थे, आसान डिश। हाँ। लेकिन ये है कि क्योंकि मेरे साथ मेरा रूममेट जो था उसको खाने का शौक था, तो वो बिरयानी, कौरमा और मतलब अलग अलग तरह की डिशें बनाता था। और ख़ास तौर पे मेहमान सैटरडे नाइट को हमारी आते थे। अच्छा, उसकी वजह ये कि ज़्यादातर लोग ब्रेड या चावल इस्तेमाल करते थे, तो वो कहते चलें जी जावेद साहब के चलते हैं, वहाँ पे जो है बिरयानी वगैरह मिल जाएंगे। और आपको पता है कि मैदा एक ऐसी चीज़ है, जब ये भरा होता है तो दिमाग भी सही काम करता है। दिमाग भी सही काम करता है, वाह भाई वाह। तो शेफ, हम दूसरी डिश क्या बनाने? तो दूसरी डिश जो है माल्ट केक। बहुत सी बेकरीज पे मशहूर बेकरियाँ हैं जहाँ का माल्ट केक जब खाते हैं तो आप बोलते हैं कि भाई इससे अच्छा तो कोई केक है ही नहीं, आजकल बहुत ही फेमस हुआ है।
तो माल केक की बताएं रेसिपी। ऑथेंटिक रेसिपी जो कि बेकरीज में चलती है, बताएं। आप बना के ट्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा, 1 बाउल रेसिपी है, सूखे इंग्रेडिएंट एक तरफ, वेट इंग्रेडिएंट एक तरफ, दोनों अलग अलग लेकर उसको बस सिंपली मिक्स करना है। अंडे लिए हैं 3 पीसेस, ब्राउन शुगर 200 ग्राम, सही है। ऑयल 100 ग्राम, सही है। फ्लावर 150 ग्राम, सही है। कोको पाउडर 60 ग्राम, 60 ग्राम, लिक्विड मिल्क 90 ग्राम, विनेगर 10 ग्राम। विनेगर। जो लिक्विड मिल्क है, लिक्विड मिल्क में विनेगर डाल के उसको आपने छोड़ देना, तो वो बन जाता है बटर मिल्क। वाह भाई वाह। ठीक है। बेकिंग पाउडर 10 ग्राम, बेकिंग सोडा 5 ग्राम, वनीला एसेंस 5 ग्राम, सॉल्ट पिंच, बॉइलिंग वाटर 50 ग्राम। इन सब चीजों को कंबाइन करके जब आप 180 डिग्री पे ओवन में आप रखेंगे, लोअर रॉड्स ऑन करके। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो आधा घंटा पहले प्रीहीट करना है पतीले को मीडियम टू लो फ्लेम पे, ठीक है। और 1 घंटा तकरीबन लगेगा इसकी बेकिंग में। तो इस तरीके से ये माल्ट केक बना रहे हैं, माल्ट केक। तो इस तरीके से सॉफ्ट स्पंज बन के आपका तैयार हो जाएगा। इसकी आप सॉफ्टनेस चेक करें। हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है भाई। बिल्कुल। हाँ, वाह भाई वाह, खाने से पहले खेलने का दिल चाह रहा है। बिल्कुल। और इसकी जो फ्रॉस्टिंग होती है उसके लिए विपिंग क्रीम, कोई भी ब्रांड की विपिंग क्रीम, ठीक है। अच्छा, बाज लोग ये करते हैं कि जो ऑल पर मतलब जो डेयरी इस तरह की विपिंग क्रीम्स आ रही हैं वो नहीं लेनी है आपने। विपिंग क्रीम डिफरेंट चीज है और डेयरी क्रीम डिफरेंट चीज है। इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। अच्छा। ठीक है। तो जो विपिंग क्रीम होती है जब आप उसको विप करते हैं वो डबल होती है साइज में। अच्छा। और डेयरी क्रीम को आप विप करेंगे वो कभी भी डबल नहीं होती। उसके लिए बहुत चिल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत मुश्किल से वो मैनेज होती है। ठीक है। विपिंग क्रीम यूज करेंगे। विपिंग क्रीम यूज करेंगे। विप क्रीम आपने विप कर लेनी है 300 ग्राम। डार्क चॉकलेट कोई भी ब्रांड की अच्छी लेके उसको मेल्ट करेंगे। उसके अंदर फिर मिल्क पैक या कोई भी डेयरी क्रीम आप ऐड करेंगे चॉकलेट में, उसको मिक्स करके विपिंग क्रीम के साथ मिक्स कर लेंगे। ठीक है। इसी में कंडेंस मिल्क 2 टेबलस्पून और क्रीम चीज 1 टेबलस्पून। तो इसके बाद आपके पास इस तरीके से फ्रॉस्टिंग, चॉकलेट फ्रॉस्टिंग रेडी हो जाएगी। ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं कि कहाँ तक पहुंची है हमारी चिकन। ये कलर देखें आप, बहुत अच्छी लग रही है इसकी। बस अब देखें जितनी अच्छी सी मैरिनेट हुई होगी ना, आप सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे और आप देखिएगा कि चिकन कितनी जो है जिस तरह से शोर मचा रही थी ना, दलती चिकन बार बार चिल्ला रही थी, लेकिन अब उतनी खामोशी इख्तियार कर ली। तैयार हो गई ना? हाँ, तैयार हो गई। हाँ सना, आपने भी कभी बनाई है? ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया। नहीं। तो अब आप ये रेसिपी देख के ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह मैं करूंगी। आपसे पूछना चाह रहा था कि इन्होंने ये बना लेते हैं घर पे दही, और आप दही के कौन कौन से फॉर्मूले, एक होता है दिमाग की दही बनाना, आप कौन कौन सी दही बना लेती हैं? ये भी लाल हो रही है थोड़ा। कौन मैं? हाँ आपने दही योगर्ट वगैरह बनाया घर पे खुद से? मैंने आपके दिमाग की कितनी दही बनाई? अरे नहीं, मैं नाजरीन देखने वाले वो चाहते हैं ना कि बताएं कि आप कभी कुछ परेशान तो नहीं करती घर पे खाने वाने बनाने में? नहीं, मैं इन चीज़ों में बहुत स्वीट हूँ। तेल ऑयल उछल के आ रहा है, मुझे लग रहा है कि इसको हमने ज़्यादा फ्रीज करा है चिकन को। ऐसा ही है, थोड़ा सा पानी रह गया था। बस वो जल्दबाजी के चक्कर में जितना आप आराम से चिकन को धो के सारा पानी निकलने दें। एक एक चीज का देखें, हर चीज इसमें ना कोई बहुत ज्यादा भर के मैंने मसाले डाले, ना कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसी चीजें डाली हैं कि अच्छा ना बने। तो उसके सिर्फ तरीकेकार यही होते हैं दोनों चीजों के कि बस आपने चीजों को फॉलो करना है। अब आप चिकन का प्रॉपर पानी निकाल देंगे तो इस तरीके से नहीं होता। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि केक को हम रेडी कर लेते हैं। अब हम केक को रेडी करते हैं। हमारा शोर शराबा कर रही है जितनी देर में। जी जावेद भाई कुछ पूछ रहे हैं? हमारे जो हकीम साहब हैं कहते हैं कि अगर आप जावेद भाई आपका माइक नहीं चल रहा, आपका माइक क्यों नहीं चल रहा भाई? ये माइक क्यों नहीं चल रहा? चलिए अब चलेगा। चलो फिर सवाल कर लीजिएगा। हाँ। तो हकीम कहते हैं कि आपके डाइट बैलेंस हो और आपके जो किचन होता है वो आपका आधा दवा खाना होता है। मतलब आप बहुत सारी बीमारियों से अगर बैलेंस डाइट ले तो बहुत सारी बीमारियों से सेफ रहते हैं। तो क्या खैर हमारे गोरा साहब, ये सही है? बिल्कुल ऐसा ही है। डाइट तो सबसे पहले आप देखें, इस तरह की भी अगर आप चीज बनाते हैं, एक तो ये देखें जैसे हम सालन आजकल घर में बन रहे होते हैं, बहुत ज्यादा ऑयल उसमें यूज हो रहा होता है। अब हमारे यहाँ भी यही है कि ऑयल हम कोशिश करते हैं कि ना यूज करें। इसमें भी आप देखें 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल था और हमने इसको बनाया, तो ये बिल्कुल ऐसा है कि हर कोई इसको खा सकता है। ठीक है। दही भी अच्छी है सेहत के लिए, हरी मिर्चें भी अच्छी हैं। सिर्फ जो लाल मिर्चें वगैरह हैं उन चीजों से हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। हरी मिर्चें हमारी सेहत के लिए, और ये जो फ्रेश सब्जियां वगैरह हैं बहुत अच्छी होती हैं। ये हमारे यूरोप में जो है ना स्पाइसी खानों का रिवाज ज्यादा है। बिल्कुल। सॉरी, एशिया में यूरोप की निस्बत से। मैं चाहूँगा कि इसको हम निकाल दें क्योंकि मुझे लग रहा है कि फ्राई होने बस हो गया। हाँ, असल में ये ये हमारे दूसरे सेगमेंट का वक्त भी होने वाला है। मैदे में जाने के लिए तैयार है। हाँ, अब ये
खाने के लिए रेडी है जावेद भाई। जावेद भाई को भूख भी लग रही है और देख के दिल भी चाह रहा है। सना भी जाने की कर रही थी, लेकिन उनको भी अब वो कह रही हैं कि मुझे अभी इन्होंने बताया कि मेरा दिल कह रहा है मैं इसको खा कर जाऊँ, खाकर ही जाऊँ। और रेसिपी भी लेके जाएंगे, घर भी बनाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। रेसिपी भी लेके रेसिपी तो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है और मुझे अच्छा, जरूर वैसे बताना। खवातीन घर में माशाल्लाह हर खवातीन का जाहिर कुकिंग एक्सपर्ट होती है, लेकिन इंटरनेशनली मैंने देखा मर्द जो है वो ज्यादा इंटरनेशनली तो मर्द ही चैंपियन मिलेंगे आपको। चैंपियन मिलेंगे। हाँ बिल्कुल तो देखें इस तरीके से बीच में थोड़ी फ्रॉस्टिंग की। अच्छा जरूरी नहीं है आप ये चीजें हों तो कि हमने इसको जरा थोड़ी अच्छी लुक दे के बनाना है। अब घर में सिंपली आप चम्मच से और इससे, अब ये देखें केक का भी ये है कि सिर्फ आपको इसके लिए मेजरिंग स्केल चाहिए। हाँ, ठीक है? कोई हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है कि आपको हर चीज चाहिए, हर चीज फौरन से खरीद लें। आहिस्ता आहिस्ता आप प्रैक्टिस करना शुरू करो और उसके बाद आप ये है कि जब आप डिजाइनिंग की तरफ आ रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप चीजें खरीद सकते हैं। ठीक है, तो बस सिंपली इस तरीके से आप फ्रॉस्टिंग करेंगे इसको। ठीक है, माल्टा केक, माल्ट केक नाज़रीन बनने लगा है माल्टा केक। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस टाइम हम मौजूद हैं YBC कैटरर्स किचन में, और इस रमज़ान ट्रांसमिशन को मज़ीद जो खूबसूरत ब्रांड बना रहे हैं सनम, वो हैं ग्रो सिक्योरिटीज़, UC यूनाइटेड कैटरिंग्स, गिफ्टेबल्स, कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर, अल्ताफ ताई बिल्डर्स एंड डेवलपर, ड्रीम्स ट्रेवल एंड टूअर्स, गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज, कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर, आरिफ हबीब कमोडिटीज़, अली नोबल ग्रुप, मरकरी, उज़ैर शाहिद ब्राइडल, HN वेलनेस, WCI स्टूडियो, तस्नीम सदफ, इलियास सलून, स्प्लेंडर इवेंट्स सर्विसेज फाउंडेशन, अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग, और अलमंजर कैफे, जेड रिटेल मार्केटिंग नेटवर्क, अवान लिबास, कराची का जायका हलीम, वेप एंड रेवन, और इसके साथ नेल्सन पेंट। नेल्सन पेंट आप अपने घर पे भी कराइएगा तो आपके घर की शान बढ़ जाएगी, कम कवरेज में अच्छी मिकदार में कवर कर सकता है। अच्छा, इसमें टोकन का हिसाब तो नहीं है हैं? इस पेंट में? इसमें आजकल टोकन और इसमें बगैर टोकन के अगर दो टोकन पेंट निकले तो टोकन मेरा, अच्छा कलर आपका। सही। तो शेफ मेरे ख्याल है माल्टा केक भी रेडी है और हमारी चिकन भी रेडी है। फाइनल पोजीशन पे हम नाज़रीन को दिखाने लगे और सहरी का भी टाइम हो गया, और सहरी का भी टाइम हो गया है। तो ऐसा है कि ये तो आ गई हमारी जो अच्छा ये जो मैं है ये कस्टमाइज मलाई चिकन मुर्ग। अच्छा आप देखें घर पे बर्थडे है किसी की भी तो आप इजीली इस तरीके से बनाएं। बिल्कुल, बिल्कुल, और देखें घर की चीज तो फिर घर की चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बर्थडे आने वाली है, मैं चाहता हूँ कि ये केक में ही काट आप ऑर्डर कर सकते हैं, मेरे पेज से भी यहाँ पे गिवन है। बिल्कुल बिल्कुल तो हाँ, इनका भाई शेफ के बहुत अच्छे बेकर्स के ये खिदमात अंजाम देते हैं। आप इनको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। बेकर्स के लिए आपको अगर केक्स बनवाने हैं या बेकर्स और आइटम्स बनवाने हैं तो शेफ मोहम्मद वोहरा के पेज पर भी रब्ता कर सकते हैं। आपका पेज किस नाम से शेफ? द केकरी बेकरी के नेम द केक, बिल्कुल द केकरी बेकरी, द केकरी बेकरी बेकरी। अच्छा ये केकरी बेकरी कुछ इसका, वाह, बेकरी तो समझ में आता है, ये केकरी किस चीज का मुखफ़फ़ है? बस वो केक से केकरी अच्छा, निकाल केक से दिया। रिलेटेड है। से बेकरी और बकरी केकरी समझ तो सकते हैं आप, लेकिन ये बड़ा अच्छा यूनिक सा नाम है भाई। ये तो मजाक की बात थी। और शेफ साथ में थोड़ा सा मजा भी होना चाहिए ना। हाँ मज़ा भी होना चाहिए थोड़ा भाई, साथ मजा में। नहीं आएगा तो फिर आपको भूख ही नहीं लगेगी। अब आपने केक खा के मुझे बताना है कि जहाँ से आप चलें भाई, स्पून कराची में सबसे ज्यादा कम पाए जाते हैं वो हैं स्पून, और हमें मिल गया है। और स्पून हम पाकिस्तान में ज्यादा पाए जाते हैं। पाकिस्तान में ज्यादा पाए जाते हैं और कराची में कम पाए जाते हैं। चलें भाई, एक सेकंड में इसको जरा फाइनल कर लूं। वाह, अच्छा इस पे ऐसा कुछ होता नहीं है जो हम बेकरीज पे देखते हैं। इसमें और इस तरीके से बिल्कुल 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 जबरदस्त। अच्छा मैंने यहाँ पे इसको ज्यादा शोशा नहीं की तो ये चलें जी। घर पे शेफ आपकी इजाज़त हो तो हम इसको बिस्मिल्लाह कर लें। देखें बर्थडे मेरी थी और कार्ड इन्होंने दिया केक। चलेंगे इसको पहले हमारे मेहमान जावेद, हैप्पी बर्थडे भाई, गिफ्ट भी लेंगे अभी। अब इसको हाँ ये नहीं ऐसे ही इसको प्रॉपर आप टेस्ट करें ऊपर से पूरी। हाँ आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करें ले कितना सर, सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। आप प्लीज़ अपने हाथ से खा सकती हैं क्योंकि ख़वातीन कम खाती हैं। नाज़रीन आप मुलाहिजा कर सकेंगे हमारा बेहतरीन सेगमेंट जो कि है नाज सेगमेंट,
और हमारे साथ बहुत प्यारे मेहमान मौजूद होंगे, जावेद भाई हमारे साथ मौजूद होंगे। तो उस सेगमेंट को मुलाहिजा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे जब तक आप इसको देखें, जो कि हमारी बेहतरीन सी रेसिपी शेफ़ मोहम्मद वोहरा ने इसको कर दिया है रेडी। ये है माल्टा केक और ये है शेफ़ चिकन मलाई बोटी चिकन मलाई मुर्ग चिकन मुर्ग मलाई बोटी। मलाई जी नाज़रीन, मिलते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अनवार रमज़ान सन नशरियात में। नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी प्यारी शख्सियत जिनको आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस बयान करते हुए बहुत अच्छे आवाज़ों के साथ बहुत प्यारे अंदाज में चैनल्स पे, वीडियो स्क्रीन्स पे, ऑडियोज़ के थ्रू समात किया करते हैं, सुना करते हैं। तो आज तारुफ जिस तरह से आगाज़ में भी साथ थी, अभी भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सादिया मुदस्सिर साहिबा। सादिया, मैं चाहूँगा कि एक कलाम कोई अपने प्यारे से अंदाज में पेश करें।
प्यारे अंदाज में एक इल्तिजा कर रही थी कि हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। मोहतरमा सादिया मुदस्सिर साहिबा, नाज़रीन हमारे साथ एक और ख़ास शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने आगाज़ से हमारा साथ दिया और आज भी हमारे साथ शामिल हैं। ख़वातीन की इंस्पायरेशन है। मोहतरमा नसीमा साहिबा बहुत अच्छी मॉडल हैं। नसीमा, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ये बताएं कि आजकल क्योंकि इख्तितामी रमज़ान है तो ख़वातीन के लिए कोई ख़ास मैसेज आप अपनी बाज़बानी देना चाहेंगी? बस यही कहना चाहूँगी कि रमज़ान जब आता है तो हमें नमाज पढ़ना चाहिए, इबादत करनी चाहिए। और मेरा ज़्यादा जो होता है वो अफ्तारी में ज़्यादा होता है कि मतलब मैं अफ्तारी के लिए कुकिंग मुझे बहुत पसंद है। तो ख़वातीन तो इन चीज़ों में सबसे आगे होती हैं। तो अरे पता ही नहीं था हमें, वरना अभी शेफ़ से हम उनको हटाकर आपसे खाने बनवाते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो है ख़वातीन खाने वगैरह में होती हैं। तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। आप कहना चाहती हैं कि दिल लगाकर खाने पकाएं, इधर उधर के चक्करों में नहीं पड़े, ना पड़े। क्या बात है भाई, बहुत शुक्रिया नसीमा तशरीफ़ लाने के लिए। नाज़रीन हमारे साथ बड़े प्यारे सनाखा और हमारे साथ मेहमान सनाखा मौजूद हैं, जनाब रिजवान शेख साहब। रिजवान भाई, मैं चाहता हूँ एक बार फिर अपने खूबसूरत अंदाज में एक कलाम पेश करें। दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, जलवा फाना, जलवा फाना मेरे हुजूर का है, जलवा फाना, जलवा फाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना हर ज़माने की आप रहमत है, हर ज़माने की आप रहमत है, हर ज़माना, हर ज़माना मेरे हुजूर का है, हर ज़माना, ज़माना, हर ज़माना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना जिन पे उतरी है आया तकदीर, जिन पे उतरी है आया तकदीर, वो घराना, वो घराना मेरे हुजूर का है, वो घराना, घराना, वो घराना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना और मुझसा आसी कहाँ मदीना कहाँ, मुझसा आसी कहाँ मदीना कहाँ, ये बुला
जलवा खाना, जलवा खाना मेरे हुजूर का है। माशाल्लाह भाई, वाह वाह वाह। सब कुछ मेरे हुजूर का है, और जितना हमारे पास करम है वो सब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीवी अता है, उनके वसीले से है। तो बहुत शुक्रिया रिजवान भाई इतने खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश करने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे हैं बड़े प्यारे मेहमान जनाब जावेद सिद्दीकी साहब। मैं चाहूँगा इख्तिताम सहर होने जा रहा है, और जावेद भाई का ताल्लुक़ पीटीआई के मेंबरान में से भी है, और इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो जावेद भाई, कोई हमारे नाजरीन के लिए आपकी जानिब से मोटिवेशन मैसेज? देखें, असल में खैर सियासत और ये सब चीज़ें, लेकिन सबसे मेन चीज़, बुनियादी चीज़ जो है वो इंसानियत है। बेशक। और जो भी शख्स हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो आखिरी नबी थे वो रहमतुल लिल आलमीन थे, सारे जहां के लिए रहमत थे। माशाल्लाह, वाह। तो इसलिए इंसानियत का दर्स बुनियादी है। और जाहिर सी बात है, जब आप किसी के साथ अच्छाई बुराई करें, उसके मतलब ज़बान या उसकी मजहब से हट के, तो फिर आपकी तरफ रुजू करता है। बेशक है। लेकिन अगर आप उसको तनकीद तंज के निशाने बनाते हैं तो वो आपसे करीब आने के बजाय दूर चला जाता है। तो इससे जाहिर होता है कि हमें सबसे पहले इंसानियत का दर्ज देना चाहिए, उसके बाद फिर जो हमारा मजहब है उसका भी दर्ज देना चाहिए, और जो उसके बारे में बताना चाहिए कि किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीमात दी। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आखिरी खुतबा था उसमें कहा था कि मैं कुरान और सुन्नत, ये दो चीज़ें आपके दरमियान छोड़ जा रहा हूँ आपकी रहनुमाई के लिए। तो उसको हमें, जैसे पहले होता था, अब तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर सोशल मीडिया का दौर है, वरना पहले ये जो ख़ानदान के बुज़ुर्ग होते थे वो बताते थे, जो हमारे असातिज़ा होते थे वो इस बारे में बताते थे। तो ये है कि अगर हमें अपनी बुनियाद सही करना है तो हमें स्कूल और अपना जो फैमिली सिस्टम है वो हम सही करेंगे तो हमारी जनरेशन खुद ब खुद सही हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया। तो ये अगर क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि एक नफ्सा नफ्सी का दौर है, एक आपने देखा कि यहाँ पे महंगाई, उसकी वजह से जो लोग पहले मगरिब के वक्त वालिद साहब खास घरों पे आ जाते हैं, अब वो भी बेचारे घर चलाने के लिए लेट नाइट तक घर से बाहर हैं, और उसकी वजह से उनके फैमिली सिस्टम पे बड़ा असर पड़ रहा है। सही है। तो अगर हम लोगों को बुनियादी सहूलतें दें, उनको दे, तो वो फिर वो जो जनरेशन तैयार होगी वो वही जनरेशन जैसे हमने अपने असातिज़ा से सीखा, अपने बुजुर्गों से सीखा, तो वो सबसे अच्छी दर्सगाह है। बिल्कुल ऐसे। मतलब सोशल मीडिया ठीक है, उससे दुनिया की मालूमात आपको होती है, लेकिन जो चीज़ आपको अपने घर और अपने उस्ताद से हासिल होती है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। बेशक ऐसे ही है, बेशक ऐसे ही। बहुत शुक्रिया जावेद भाई, आपका बड़ी प्यारी रहनुमाई हमें हासिल रही। नाज़रीन, आपको भी काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है आज। नाज़रीन, कबल इसके कि हम इख्तितामी वक्त की जानिब जाएँ और आपसे इजाज़त लें, हमारे साथ एक और प्यारे सना खान मौजूद हैं। मैं चाहूँगा चंद शेर काशिफ शकील साहब हदिया बारगाह रिसालत में पेश करें। लजपाल नबी मेरे दरदादी दबा दे, लजपाल नबी मेरे दरदादी दबा दे, लजपाल नबी
बरकत ना मेरी वसाने इस जिक्र दी बरकत ना मेरी वसाने दिल रोदाए जाने जदों लोकी मदीने नू हाँ दिल रोदाए जाने नू जदों लोकी मदीने नू हुण सानू या आका नबी मेरे सुभान अल्लाह, माशाल्लाह भाई, बहुत प्यारे अंदाज में काशिफ शकील साहब हद्दाए बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल निशावर कर रहे थे। मैं तमाम ही सनाखाओं का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आए और इतनी प्यारे अंदाज में रोशनियाँ और अपनी आवाज़ से जादू बिखेरा। बिलखुसूस रिजवान शेख साहब आपका शुक्रगुजार, सादिया मुदस्सिर साहिबा आपका शुक्रगुजार, काशिफ शकील साहब आपका शुक्रगुजार, और हमारे साथ ख़ास मेहमान तशरीफ़ लाए थे हमारे जावेद सिद्दीकी साहब, आपका स्पेशली शुक्रगुजार हूँ। नसीमा साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम इनायत करा। नाज़रीन, इसी बात और इसी ख्याल, इसी इजहार के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि कोई गलती कोताही हमारी तरफ से अगर बोलने में या बातचीत करने में हुई हो तो उससे आपका मेज़बान ज़ैद अख्तर माज़रत ख्वाएँ। इस बात, इस ख्याल और इस इजहार के साथ अपने मेज़बान ज़ैद अख्तर को दीजिए इजाज़त। कल 29वीं सहरी में आपसे मुलाकात होगी और आप हमारी इसी तरह से बहुत प्यारी सी काविशें देख सकेंगे। हमें भी काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, आपको भी बहुत कुछ हमसे सीखने को मिलेगा। तो दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान ज़ैद अख्तर को कि आपने अपना और अपने चाहने वालों का बहुत 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 ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।